ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त हो चला है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। क्या यूपी में मंदिरों को ढूंढने का अभियान आगे आने वाले दिनों में और जोर पकड़ने वाला है? क्या संभल के बाद दूसरे शहरों में भी यह मुद्दा जोर पकड़ेगा? अगर कोर्ट का आदेश नहीं होता तो क्या अयोध्या की तरह मथुरा में भी भव्य मंदिर अब बन चुका होता? लेकिन इसके पीछे के मतलब मायने क्या है वो समझाएंगे आपको आगे। सवाल यह भी है कि अगर हिंदू सुरक्षित तभी मुसलमान भी सुरक्षित। अपनी सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने लंबे इंटरव्यू में वैसे तो कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत की है, लेकिन संभल, मथुरा और सांप्रदायिक दंगों को लेकर उनके बयान की इस इंटरव्यू में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। योगी ने साफ कर दिया कि कोर्ट के आदेश का पालन करने की वजह से ही मथुरा में यथास्थिति बनी हुई है, नहीं तो वहां पर बहुत कुछ हो गया होता। साथ ही यह भी साफ कर दिया कि जितने भी मंदिर होंगे सब ढूंढेंगे। योगी ने यह भी कहा कि अगर हिंदू सुरक्षित हैं तो फिर मुसलमान भी सुरक्षित हैं। योगी के इस बयान पर विपक्ष ने निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि उनकी विदाई की घड़ी है, इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। दूसरी ओर योगी का बयान संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान के इतर भी सामने आया है, क्योंकि उन्होंने कहा था हर रोज एक मस्जिद में शिवलिंग को क्यों देखना, लेकिन इसके बावजूद योगी ने मंदिर ढूंढने की बात की है। आज महादंगल की बहस इस मुद्दे पर होगी। क्या संभल और मथुरा से सधेगा 2027 का चुनाव? क्या संभल सिर्फ झांकी है? आने वाले दिनों में कई जगह मंदिर तलाशने का प्लान बन चुका है। सवाल यह भी है कि क्या मंदिर तलाशने को लेकर संघ से सहमत नहीं है योगी? और सवाल यह भी कि कब तक मंदिर मस्जिद का यह विवाद चलता रहेगा? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में होगी बड़ी चर्चा, लेकिन उसके पहले कैसे बयानों के तीर एक दूसरे पर चलाए गए हैं, जुबानी जंग सुनिए। आप मथुरा की बात क्यों उठा रहे हैं? मथुरा की बात क्यों नहीं उठानी? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोई कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो वहाँ बहुत कुछ हो गया होता है। संभल में ही 65 निकाल रहे हैं आप, तो फिर 65 नहीं, वहाँ 68 सभी तीर्थों को हम निकाल रहे हैं। 54 से अधिक निकल चुके हैं और बाकी सभी को ढूंढ रहे हैं। शास्त्रीय प्रमाण उसके मौजूद हैं, उनको दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ हैं। जिसने भी कब्जे किए होंगे उनको एक एक करके सबको निकालेंगे। कितने मस्जिद फिर निकलेंगे? मस्जिद देखिए, सवाल मस्जिद का नहीं है, जितने अतिक्रमण होंगे वो अतिक्रमण हटेंगे। जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे। दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए, संभल एक सच्चाई है। ये जो विदाई की भाषा है ना, ये विदाई का समय है। जनता ने मन बना लिया है। 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है, लेकिन मैं कहता हूँ 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है। हम तो सबके बीच सबको समान भाव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित। दंगे यहाँ यूपी में होते थे जो 2017 के पहले, अगर हिंदू की दुकान जलती थी तो मुसलमान की भी जलती थी, और 17 के बाद से दंगे बंद हुए। अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। हमारे मुख्यमंत्री जी ये बताएं, उनकी कुर्सी सुरक्षित है कि नहीं है? जब उन्होंने एक बार योग किया था, कैसे एक टांग पे डगमगा रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही हो, इसलिए वो कह रहे होंगे हमारे सब भाईचारा बहुत अच्छा है। सही कह रहे हैं, मुसलमान इतना ज़्यादा सुरक्षित है हमारे यहाँ बिल्कुल कि संभल के अंदर 5-5 लोगों की जान ले ली गई है, और प्रदेश के अंदर कई बार मॉब लिंचिंग हो चुकी है। तो योगी का प्लान सेट, क्या बचे हैं कई टारगेट? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं। स्टूडियो में खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। के शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप भाटी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज जी, आप नेता हैं AIMIM के। हमारे साथ हैं मौलाना अंसार रजा जी भी जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं गरीब नवाज फाउंडेशन के। और इसके अलावा विनोद बंसल जी, प्रवक्ता VHP विश्व हिंदू परिषद से हमारे साथ हैं। राकेश सिन्हा जी, संघ के विचारक और पूर्व राज्यसभा के सांसद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले के शर्मा जी, आपसे शुरुआत करते हुए, ये मुख्यमंत्री जी क्या बोलना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर कोर्ट में मामला नहीं गया होता तो फिर अब तक बहुत कुछ हो गया होता। मथुरा में क्या हो गया होता, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, वो गलत क्या बोल रहे हैं। मामला न्यायालय के अधीन है,
और न्यायालय में जिस ढंग की कार्रवाई चल रही है उसके अनुसार जो है सारे लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। न्यायालय अपना निर्णय देगा और हम तो पहले से कह रहे हैं कि हम तो संविधान के अनुसार आप राम जन्मभूमि के फैसले पर भी बात गया ना कि बहुत कुछ हो गया होता वहां पर। बिल्कुल, ये तो आंखें दिखाना हो गया ना। हाँ, क्यों नहीं हुआ होता। अरे आज मैं एक पूछना चाहता हूं कि भगवान कृष्ण, भगवान शिव, यदि उनका आराध्य स्थल भारत में नहीं होगा तो कहाँ होगा? और वो जगह पर यदि कोई विवादित है जगह वो और वहां पर मस्जिदें बनाई गई हैं तोड़कर मंदिरों को, तो वो तो निश्चित के आस्था का विषय रहा है तो और उसकी मांग करते हैं। उसको लेकर इस तरह का बयान देने की क्या जरूरत है? क्यों ये उकसाना नहीं हो गया क्या एक वर्ग को? उन्होंने एक प्रश्न पूछा, आप पूरे पंथ पर आइए ना, जो इंटरव्यू कर रहे थे उन्होंने उनसे प्रश्न पूछा मथुरा और काशी पे। उन्होंने कहा कि न्यायालय के अधीन है, न्यायालय पे चल रहा है। और यदि ऐसा नहीं होता और यदि हम संविधान को नहीं मान रहे होते, न्यायालय को नहीं मान रहे होते, तो बहुत पहले बहुत कुछ हो जाता हूँ। क्या हो जाता? मैं जानना चाह रही हूँ ना, हो क्या जाता? क्यों नहीं? तो आगे की लाइन तो पूरी कर दीजिए। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ वहां पर अभी तक जिस ढंग का विवाद है वो विवाद नहीं होता और वो पूरा स्थल जो है हिंदू समाज को दे दिया गया होता उसके पूजा अर्चन के लिए। कोर्ट में नहीं होता तो फिर हिंदू समाज का मंदिर बन चुका बिल्कुल होता। उसमें कौन सी, उसके तो सारे तथ्य और प्रमाण मौजूद हैं न्यायालय के अंदर। न्यायालय भी इसीलिए उसकी सर्वे की बात कर रहा है ना। न्यायालय क्यों इस तरह के निर्णय कर रहा है? क्योंकि उसमें सारे तथ्य मौजूद है। बाकी जो मुस्लिम पक्ष है, जो दूसरा पक्ष है, वो जाके न्यायालय पे अपनी बात रख रहा है, लेकिन उसकी बात इसलिए नहीं मान्य हो रही है क्योंकि तथ्य और प्रमाण नहीं है। ठीक है, तथ्य और प्रमाण होते तो फिर ना वहां सर्वे की बात होती, ना वहां पर फिर से जो है जांच की बात होती, सारी चीजें थी। इसी तरह से एक बात कह दूं, इसी तरह से राम जन्मभूमि का मसला भी यही था। नहीं हो गया, कोई उकसाना नहीं है। अगर इस तरह की भाषा बोलेंगे तो फिर आपका जो हिंदू पक्ष जो आपको मानने वाला है उसके भीतर आएगा ना कि चलो देख लेते हैं। ये तो उकसाने वाली ही बात हो गई। कोई उकसाने, जब उनसे एक प्रश्न पूछा गया उसका उन्होंने प्रॉपर उत्तर दे दिया। उसमें कोई उकसाने का बयान नहीं। उन्होंने तो नहीं कहा कि चलो जो है अभी न्यायालय के उसमें नहीं, चलो तोड़ देते हैं, ऐसा तो कोई बयान नहीं है योगी जी का। मैं ये कहता हूँ बड़ा ही न्याय संगत संवैधानिक बयान दिया। न्यायालय की बात की, इससे ज्यादा और क्या बात करेंगे? वो कह रहे हैं कि न्यायालय की बात की, इससे ज्यादा लोकतांत्रिक और क्या बातें हो सकती हैं। इसी के साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि 2017 के पहले कितने दंगे होते थे, 2017 के बाद शांति है, हिंदू सुरक्षित है, तभी मुसलमान भी सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, देखिए ये बात तो बिल्कुल गलत है कि जो दंगे होते थे वो आज भी हो रहे हैं। और अगर एनसीआरबी का डाटा देखें तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि उससे ज़्यादा दंगे हुए हैं। लेकिन कहीं चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, कहीं आपने किसी ऐसे किसी और मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हुए देखा? जैसे कोई सामान्य कार्यकर्ता भाषा का प्रयोग करता है, उस तरह की भाषा का प्रयोग माननीय मुख्यमंत्री जी जब करते हैं तो कहीं ना कहीं वो ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, राजनीति में राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश करते हैं। आप लोग परेशान हो जाते हैं उनके ध्रुवीकरण वाले बिल्कुल नहीं, मैं परेशान हम क्यों होंगे? देश देख रहा है, वो जज करेगा कि किस तरह के मुख्यमंत्री हैं और क्योंकि वो करना क्यों चाहते हैं उसके 2-3 उदाहरण है। मैनिफेस्टो में जो लिखा, फ्री सिलेंडर से लेके फ्री गैस, फ्री इरिगेशन, फ्री आपका ये देंगे, किसानों को पेंशन देंगे, किसानों की आय बढ़ाएंगे, ये सब इनके मैनिफेस्टो 2017 में लिखा। उस पर बात ना हो, ये बात ना हो कि कैसे इनके हमारे 5 साल के बाद 22 भी तो जीत गए। 17 के देखिए, बाद आपने इनकी पूरी बात सुन ली और मुझे बार-बार टोक रही है कि चली चला की बेला है, तो फिर इस तरह के बयान सीएम की ओर से दिए जाते हैं। देखिए, आप इनको ना जैसे ध्यान से आपने सुना, वैसे ही थोड़ा सा मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए। आपने इनको 4 मिनट दिए, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं पूरी बात आपको क्लियर कर दूंगा। क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, सब बातें कह दूंगा। मैनिफेस्टो की मैंने बात करी, मैनिफेस्टो में इतने सारे मुद्दे थे, इतने सारे इन्होंने वादे किए, सब झूठे निकले, सब फरेब निकले। सिलेंडर फ्री देने थे, 16 सिलेंडर, अभी फिर दोबारा से होली चली गई, कोई सिलेंडर नहीं देगा। उसके अलावा कहीं ये सवाल ना उठ जाए कि कैसे मुख्यमंत्री जी के, इनके 8 साल योगी जी के और अखिलेश जी के 5 साल का कंपैरिजन ना हो जाए। कहीं पता चल जाएगा कि औसतन ग्रोथ जीडीपी की, जहां हमारे समय पे 12.5% थी, यहाँ पे 10% नहीं रह पाई। कहीं प्रति व्यक्ति आए, जहां पे हमारी सरकार के अंदर 14% थी, ये 8% पे लुढ़क गए। कहीं एक्सपोर्ट ग्रोथ जो हमारे टाइम पे 21.6% था, सेकंड हाईएस्ट था उसके अंदर, इंडिया के अंदर, वो लुढ़क के डबल डिजिट के आसपास आ गया।
उसी तरह से कहीं ये ना सवाल पूछिए कि एक्सपोर्ट जो हो रहा था जीएसबीडी हो रहा था, चुनाव में आप लोग जाते तो हैं, 22 का चुनाव हमने कवर किया। तीसरी बात जल्दी से आप अपनी बात खत्म कर लें, उसके बाद के शर्मा जी आएंगे, सबकी टिप्पणी हो जाए। कहीं पिछड़े वर्ग को कहीं देखिए, कहीं पिछड़े वर्ग को कहीं तुलनात्मक के साथ साथ कहीं पिछड़े वर्ग का जो हक मारी हो रही है, जो उनकी नौकरियां के अंदर हकमारी हो रही है, जैसे आपने शिक्षा भर्ती के अंदर देखा, अब पुलिस भर्ती के अंदर देखा, कहां से हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी दरकिनार करके जाति जनगणना पे बात नहीं हो जाए तो मानव मुख्यमंत्री करेंगे क्या? ठीक है, वो इसी तरह के मुद्दे उठाएंगे और इसी पे राजनीति जल्दी से बोलिए, एक लाइन में बोलिए। देखिए एनसीआरबी की डाटा की बात, 97% दंगा में कमी आई है, ये उसकी रिपोर्ट है। और यह भी बताया गया 97%, मात्र 5 वर्ष में 886 दंगे अखिलेश के शासनकाल पे हुए। आज उन दंगों की संख्या घट के जो है 97% कम हो गई। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वयं मुख्यमंत्री ने बताया क्या है एनसीआरबी के डाटे, 2016 की तुलना में अपराधों के उल्लेखनीय कमी, डकैती में 84% की कमी आई है, लूट में 77% की कमी आई है, हत्या में 41% की कमी आई है, बलवा में 66% की कमी आई है, फिरौती के अपहरण घटना में 54% की कमी है। ये सारे एक घटना एनसीआरबी के डाटे बोल रहे हैं कि यूपी में मुसलमान इतना सुरक्षित है कि संभल में 5 मुस्लिम मारे जाते हैं, मॉब लिंचिंग होती है। दूसरी बात इन्होंने बार बार ये कही कि इन्होंने ये पूरा नहीं किया। मैं कहता हूँ आज सबसे ज्यादा धान की खरीद भी एमएसपी पे कहाँ हुई? उत्तर प्रदेश में हुई। आज अभी एक ज्ञान दे रहे थे 2016-17 में 5% कृषि विकास दर था, आज 23-24 में 13% है। आप मुझे बताइए क्या हालत है? तो हिंदू मुसलमान करने की क्या जरूरत है? आवश्यकता इसे क्यों? मैं पूछ रहा हूँ, वहाँ पर जो प्रश्न इंटरव्यू में पूछे गए, यदि आप वो जवाब ना देते तो आप कहते कि जवाब नहीं दिया। जब प्रश्न पूछे गए उसका जवाब नहीं दिया। इसमें कौन सी बात है? ये वास्तव में नहीं कर पाएंगे कैंडिडेट, इसीलिए 4 चुनाव हार चुके हैं। और अभी भी ये कह रहे थे, अभी भी सेमीफाइनल था, 10 उपचुनाव, यही इनके नेता चिल्लाते थे 10 उपचुनाव सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल होता हुआ 8 सीटें हर चुनाव, 3 सीटें 2024 में अभी आप जो है अभी उपचुनाव, उसके बाद इतना थोड़ी समझ नहीं है। लोकसभा के चुनाव, विधानसभा जो पार्टी पहली बार सत्ता में आई, इतनी समझ नहीं है। लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के बाद विधानसभा लोकसभा तो इसलिए आपको कह रहा हूँ अभी चुनाव हारे हो, 42 चुनाव हारे हैं, उसके बाद पहली बार अभी आप हारे हैं, अभी आप हारे हैं। ये चुनाव होते हैं सत्ता में, हम तो 10 के 10 जीते थे। हम तो आपको यही समझ होनी चाहिए, हम तो 10 के 10 आज के अंदर जीते थे, तो फिर भी आज जीते। और जिस तरह का आपने चुनाव जीता है ना, सत्ता के बल पे, पुलिस के बल पे और इसके बल पे हम 2 भी जीत गए तो बड़ी बात मानिए। और दूसरी बात ये, दंगा कराने वाली पार्टी अगर ये कहे कि हम दंगे नहीं कराए, अरे दंगा आपके विधायक की सदस्यता, आपके विधायक की सदस्यता नहीं, आप दंगा कराने वाले तो आप खुद हैं। तो जो दंगा कराएगा अपने आप कब दंगे कराने हैं, मुझे कब नहीं कराने। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज जी, सीधे आपके पास आते हुए, उनका यह कहना है कि 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे ज्यादा सुरक्षित रहता है, सारे त्योहार वो अपने बड़े धूमधाम से मनाता है, लेकिन 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 भी हिंदू परिवार सुरक्षित नहीं रह सकते, और फिर बांग्लादेश का वो उदाहरण दे रहे हैं। देखिए चित्रा जी, जिस तरीके से राजनीति लगातार योगी जी कर रहे हैं, उन्होंने पूरा 1 घंटे के अपने इंटरव्यू में उन्होंने मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान और मंदिरों को ढूंढने की बात करी। और जिस तरीके से वो कह रहे थे, अभी तक तो ये कहते थे कि हिंदू खतरे में, जहाँ 100 करोड़ हिंदू हो, जहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, वहाँ पे सभी सारे हिंदू भाई खतरे में थे। आज वो कह रहे हैं कि मुसलमान जो है सबसे अगर कहीं सेफ है तो वो जो है यूपी में है। आप एक इलाके का उदाहरण देकर चुप करवा दीजिए उनको। देखिए मैं उदाहरण देके बता रहा हूँ, मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ वहाँ पे मेरे सारे मुस्लिम भाई हैं और हिंदू भाई भी रहते हैं। कोई आज तक दिल्ली में दंगा भी हुआ और हमारे एरिया में भी वहाँ कोई शांति रही, किसी तरीके की कोई बात नहीं है। मगर ये दंगों से और किस पार्टी को फायदा होता है और दंगा कौन करता है, कौन वो मानसिकता को जो है बार बार उसको उजागर करता है, तो भाजपा के जो नेता हैं उनके बयानबाजी आप देख लीजिए। हेट स्पीच के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हेट स्पीच है तुरंत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मगर बजरंग दल, वीएचपी उनको समर्थन करते हुए भाजपा लगातार नजर आती है। उनके पदाधिकारी रोजाना मुसलमानों के खुलेआम मारने काटने की बात करते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। मगर जहां भाजपा के शासित प्रदेश हैं, आप ये देखिए वहीं पे दंगे हो रहे हैं। हिंदू त्योहारों पर सर इस बात से कैसे इनकार करेंगे,
होली हो, रामनवमी हो, अक्सर हिंदू त्योहारों पर तो दंगे वाली स्थिति तो बनी जाती है ना। मैं बता रहा हूँ वो क्यों बनती है, और समझिए, पूरा पैटर्न समझिए, पूरी थ्योरी समझिए जी। जब पूरे इलाके में घूम जाएगा पूरा जुलूस, हाँ। कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर जब वो मस्जिद के बाहर आते हैं और जब वहां पर जो है नाच गाना और जिस तरीके के भड़काऊ भाषण और जिस तरीके के डीजे में गाने, तो वो विवाद खड़ा करते हैं। अगर वो विवाद ना हो तो ये चर्चा ही ना हो, और बार बार लगातार कहा जाता है कि मस्जिदों में जो है पत्थर पाए जाते हैं। तो मैं कह रहा हूं, आज आपके मन से कह रहा हूं, आप एक ऐसी मस्जिद का नाम बता दीजिए जहां पर पत्थर मिले हों मस्जिद के ऊपर और जहां से पत्थर बरसाए गए हों। अरे एक दो व्यक्ति की वजह से जाते हैं मस्जिदों को लेकर, मंदिर और मस्जिद को लेकर तो विवादास्पद बयान इस मंच से दिया नहीं जा सकता, लेकिन अचानक से जो मॉब है वो पत्थर कहां से लेकर आती है, ये बात तो समझ से परे है ना। हमारे आपके भी घर है, हो जाए दंगा बाहर से, क्या हमारे और आपके घर से मिलेंगे पत्थर? लेकिन वही जब हम यहाँ पर दिल्ली में दंगा होते हुए देखते हैं और एक पार्षद के घर पर 5 मंजिल तक पत्थर देखते हैं, तो पूछा जाएगा ना आता कहां से है इतनी बोरियां। इसी वजह से पलट के सवाल पूछा जाता है कि क्या कोई खास पैटर्न जिसका जिक्र आप कर रहे थे वो काम कर रहा है? बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। मौलाना अंसार रजा जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। हमारे साथ राकेश सिन्हा जी हैं, वो अपनी बात कहना चाह रहे हैं। एक बार उनकी टिप्पणी ले लूं, फिर मैं फौरन आ रही हूँ। एक बार आपने जो सवाल उठाए हैं, हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज जी का कहना है, राकेश सिन्हा जी, कि आप लोगों को जो चीजें सूट करती हैं वही काम करवाए जाते हैं, मुसलमानों पर आरोप लगा दिए जाते हैं। और यहां पर योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है, इस पर भी मैं आ जाती हूं। ये तो मोहन भागवत जी ने जो बोला था उससे बिल्कुल अलग इतर बयान दिखाई दे रहा है। अलग राह पकड़ रहे हैं क्या सीएम? राकेश, देखिए, भारत के मुसलमानों को गंभीर रूप से चिंता करनी पड़ेगी कि पूरी दुनिया में ऐसा क्या हो रहा है कि मुसलमानों के प्रति एक ऐसा भाव विकसित हो रहा है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि यूरोप को इस्लामाइजेशन का खतरा है। पोलैंड के डोमिनिक तरजेंस्की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हाँ। उन्होंने 2018 में एक इंटरव्यू दिया था जिसमें कहा था कि हम 2 करोड़ यूक्रेनियन को ले लेंगे, एक मुसलमान को नहीं लेंगे। जो योगी जी ने कहा है, उस योगी जी की बात पर गंभीरता से मुसलमानों को विचार करना चाहिए कि क्या कारण है कि जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी है, जैसे मालदा हो गया, मुर्शिदाबाद हो गया, या उत्तर प्रदेश से कुछ ऐसे क्षेत्र हो गए, जैसे मेवात का आप क्षेत्र ले लीजिए। मेवात में जिस प्रकार से माफिया वहाँ के व्यापार को नियंत्रित करते हैं, वहाँ के आवागमन को नियंत्रित करते हैं, तो सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। ऐसी परिस्थिति में भारत के मुसलमानों को आत्मचिंतन करना पड़ेगा और भारत के हिंदू समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने का एक गंभीर प्रयास करना पड़ेगा। मैं 2 उदाहरण देता हूँ। जिस मथुरा की बात होती है, पूरा सांस्कृतिक इतिहास हमारा, मथुरा का इतिहास हमारे साथ है। उस मथुरा के ऊपर यदि हमें कोर्ट से फैसला करवाना पड़े, संभल में जो प्रमाण आए हैं वे प्रमाण हिंदू समाज के ऐतिहासिक प्रमाण हैं, तो मुसलमानों का एक दायित्व तो बनता है कि जो ऐसे स्थल हैं उस पर मुसलमान बैठकर बात कर लें और हिंदू समाज को सुपुर्द कर दें। सर, ऐसे तो 30,000 जगह हैं। एक मैं आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें 30,000 विवादास्पद इस तरह के स्थल हैं। नहीं, देखिए, कुछ ऐसे स्थल हैं जिसका ऐतिहासिक महत्व है। मैं एक और बात बताना चाहता हूं, जो पहले प्रवक्ता बोल रहे थे। देखिए, उत्तर प्रदेश में 12.47 लाख करोड़ का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन था जब अखिलेश जी की सरकार थी। वो हो गया 24 लाख करोड़ हो गया, जस्ट डबल हुआ है। पर कैपिटा इनकम उनके समय में 46,000 रुपीज था, वो पर कैपिटा इनकम 1,24,000 हो गया। एक और छोटा सा उदाहरण देता हूँ, 228 मेगावाट सोलर एनर्जी पैदा होता था, आज वो बढ़कर लगभग 22,000। सर, वो सारी बातें सही हैं। मेरा ये सवाल है, देखिए, आप चूंकि अब संघू को बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरा ये सवाल है आपसे। अब मोहन भागवत जी बोल रहे हैं कि हर रोज एक मस्जिद में शिवलिंग को क्यों देखना, हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है, इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है? धर्म के नाम पर जितने अत्याचार हुए हैं उसके पीछे अधूरा ज्ञान है। सीएम तो उनसे अलग लाइन ले रहे हैं ना। मेरा ये सवाल है आपसे, अब जो आपका हिंदू पक्ष है वो मोहन भागवत को सुने या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुने? वो तो बेचारा कंफ्यूज हो गया ना कि किसको सुनना है मुझे। मोहन भागवत जी ने एक सामान्य रूप से पूरे देश के लोगों से कहा कि हर मस्जिद में हम शिवलिंग नहीं ढूंढे, हर जगह हम विवाद पैदा नहीं करें। इसमें जो ऐतिहासिक स्थान है, जिस पर ऐतिहासिक प्रमाण मिल रहे हैं, कोई मोहन भागवत जी ने यह नहीं कहा कि कोई ऐतिहासिक प्रमाण मिल जाता है तो उस ऐतिहासिक प्रमाण को हम छोड़ दें। आज उत्तर प्रदेश में न्यायालय के अधीनस्थ
संभल में जो कार्रवाई हो रही है, मथुरा में जो न्यायालय के अधीनस्थ कार्रवाई हो रही है, राज्य सरकार और राष्ट्रवादी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। हम न्यायालय के बाहर न जाना चाहते, न हम चाहते दूसरे कोई न्यायालय के बाहर जाएं। कानून व्यवस्था बनाकर रखना, न्यायालय का सम्मान करना, न्यायालय के आदेश को मानना किसी भी सिविल सोसाइटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीका होता है। लेकिन चित्रा जी, जो मैं कहना चाहता हूं जी, भारत के मुसलमानों को एक उदाहरण देना चाहिए। मैं आपके शो में पहले कह चुका हूं, अल्बानिया में हिंदू और मुस्लिम और क्रिश्चियंस हैं और वहाँ मुस्लिम डोमिनेटेड हैं, लेकिन आज तक अल्बानिया के मुसलमानों ने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है, एक छोटे से देश के मुसलमानों ने, वो दुनिया के सीरिया के मुसलमान, इराक के मुसलमान, अरब के मुसलमानों से अपने आप को अलग किया है। इंडोनेशिया के मुसलमानों ने वैसा ही किया है। क्यों नहीं उत्तर प्रदेश के मुसलमान कानून व्यवस्था के ऊपर कर रहे जोगी जी के कार्रवाई को हिंदू मुस्लिम चश्मे से क्यों देखते हैं? यदि कार्रवाई हो रही है तो कोर्ट में जाकर कहें जिस व्यक्ति पर कार्रवाई हुई गलत कार्रवाई हुई। ठीक है, मैं अब जवाब ले लेती हूं। विनोद बंसल जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले मौलाना अंसार रजा जी आपकी बातों पर जवाब देना चाह रहे हैं, ले लेती हूं। चाहेंगे कि ऐसा हो? ये सच बात है मौलाना अंसार रजा जी, अब मतलब आपस में मिलजुल कर रहना होगा तो इधर वालों को भी उधर के प्रति, वो कह रहे हैं कि इतने, अगर देखिए योगी आदित्यनाथ का ये कहना है संभल के उदाहरण को देते हुए कि अगर वहां पर मस्जिद नहीं अतिक्रमण है और जबरन कब्जाया गया है, उसको खोद रहे हैं तो क्या दिक्कत है, उसको क्यों जोड़ लेते हैं आप लोग खुद के साथ? अतिक्रमण है तो नहीं हटाया जाएगा। देखिए चित्रा जी, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं दूसरी बार। हम राकेश सिन्हा साहब से और जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं इनसे मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूं कि 2027 का जो चुनाव आ रहा है, आप सिर्फ अपने मैनिफेस्टो पे चुनाव लड़ लीजिए। अगर 50 सीटें क्रॉस कर जाएं तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि आपका एक कारोबार बन गया है मजहब को बेचना। आपने मंदिर मस्जिद को, धर्म को धंधा बना लिया है। अगर नहीं है तो ऐसे ही सवाल क्यों उनसे योगी जी से पूछे जाते हैं? सवाल विकास पे क्यों नहीं पूछा जाता है कि भाई वहां बलात्कार क्यों हो रहे हैं, डकैतियां क्यों हो रही हैं, रात में लड़कियों को क्यों जलाया जा रहा है, क्यों डीसीपी के घर में आग लगाई जा रही है? ऐसे क्वेश्चन क्यों योगी आदित्यनाथ जी से नहीं पूछे जाते? उनसे ये पूछा जाता है। वो 1.5 घंटे का इंटरव्यू है, मैम तो आप मुझे बताइए। आप चलिए, मैं अपनी बात को यही खत्म कर देता हूं। उनके जो मुख्य अंश है विकास के बारे में वो दिखा दीजिए आप। और मैं के शर्मा जी से पूछना चाहता हूं, के शर्मा जी बहुत दानिशवर आदमी है, सब कुछ आप लिख पढ़ करके आते हैं, 5 काम गिना दीजिए जो उत्तर प्रदेश के हिंदुओं के लिए योगी ने किए हैं, मुसलमानों के लिए नहीं। हिंदुओं के लिए जो काम किए हैं वो गिना दीजिएगा। हिंदू मुसलमान देख के वो काम करने लगे तो फिर आप लोग अपने चश्मे से कहेंगे कि नहीं करेंगे ना। देख लीजिए, नहीं करेंगे ना। सीएम को कह रहे हैं सोच के बोलिए ना, सोच बताता है, सोच के बोलिए ना, ये सोच बताते हैं, बहुत जानबूझ के कम्युनल सोच। मुसलमानों को योगी का काम नहीं चाहिए। सर कम्युनल है ना, ये कितना सर कम्युनल है ना, सर कम्युनल है ना, सर कम्युनल है ना। सरकार तो योगी जी का बयान दिखाइए कि उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को हमेशा करेंगे, हिंदू ना मुसलमानों की बात नहीं की उन्होंने। दिखाइए आप योगी के बयान। हिंदू और ना मुसलमान के नाम से नहीं चलती सरकारें, और इनको आदत पड़ी हुई है। और अब तक आप हिंदू मुसलमान पे ही सरकारें चला रहे हैं। चित्रा जी, मैं जवाब देना चाहता हूँ। आपके बताता हूँ कैसे सरकारों के आती है ये कैसे सरकारों के आती है, मैं बताता हूँ। चलिए आप 5 मैं अभी बताता हूँ 5 काम गिनाइए। 5 काम गिनाइए। चित्रा जी मैं बोलूँ? बोलिए 5 काम गिनाइए। मैं बताता हूँ, 5 काम गिनाइए। मेरे पास पूरे रिपोर्ट है, मैं पूरा सुना दूंगा, लेकिन मैं आपको उत्तर देता हूँ आप किसके आदी हो चुके हैं। आप किसके आदी हो चुके हैं मैं बताना चाहता हूँ। 5 काम गिनाइए। एक बार चित्रा जी मुझे बोलने दीजिए। मुझे 2 छोटे से जवाब देना है। अरे वो ईद में भी किट बांट रहे हैं। कौन बांट रहा है? 32 लाख। कौन बांट रहा किट? हाँ, कौन बांट रहा किट? ये प्रधानमंत्री बीजेपी बांट रही है, बीजेपी बांट रही है। तो ये तो प्रधानमंत्री का दुश्मन है। इसका मतलब वो मुसलमानों को जोड़ना चाह रहा है, ये हिंदू हिंदू कर रहे हैं। कौन हिंदू? अगर कर्नाटक में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया तो गरीब समझ के उनके घर में झगड़ा लगाने का पूरा इंतजाम झगड़ा लगाने मोदी कर रहे हैं। यहाँ पर योगी बयान दे रहे हैं तो फिर आरएसएस और बीजेपी उनको बोल लेने दीजिए, वो काम गिना रहे हैं, उनको बोल लेने दीजिए। मिशन उसको फेल कर रहे हैं। महत्वपूर्ण 2 बातें मोदी जी आपको प्यारे लग रहे हैं ना? मैं 2 बातें मौलाना अंसार रजा को मोदी जी प्यारे लग रहे हैं ना? नहीं, मैं 2 लग रहे हैं ना? प्रधानमंत्री प्यारे नहीं लगे तो वो भी एक सीएम है एक प्रदेश के। आप उसे कह रहे हैं कि चुन कर दीजिए हिंदुओं के लिए काम बताइए, आप मुसलमानों को पूछे ना यूपी के लिए क्या काम किया। चले सवाल विनोद बंसल जी वरना चले जाएंगे। मैं आ रही हूँ सर आपके पास, बताइए। मैं बताना चाहता हूँ 5 काम गिना। मौलाना साहब किस तरह की मानसिकता रखते हैं।
और कैसा इनकी आदत बनी सर, हुई है जो 60-70 सालों में तुष्टिकरण शर्मा जी 5 काम गिनाए। एक मिनट चुप यार, ऐसे नहीं ये बदतमीजी होती है। आराम से, आराम से, आराम से, मेरे को जवाब आराम देना से, है। आराम से, मेरे को जवाब देना है। आराम से, आप अपनी अपनी जैसे बारी में निष्ठा आपने के सवाल तौर पर पूछा है, आप जवाब ले लेते हैं। आप हिंदू मुसलमान कर रहे हो बैठकर, सर पर नहीं आ रही आपको? पूरी हिंदू जिंदगी की का मुसलमान करते करते इतनी सरकारें नीच सोच है बनाई आपकी। और हमने पूछ लिया इतनी हिंदुओं के नीच बारे सोच में, है। तो आपको तकलीफ हो गई। आप अपने अपनी बारी में, अपनी अपनी बारी मुझे में बात करने दीजिए। पूरी जिंदगी ये- हिंदू ये मुसलमान करते करते किस तरह ठीक की है। मानसिकता के लोग हैं, इनको देश के करोड़ों दर्शकों को समझना चाहिए। बिल्कुल। अब बोल तो लेने दीजिए। ये इस देश के अंदर क्या हुआ, जब भारत स्वतंत्र हुआ सबसे पहले हिंदू कोड बिल बना दिया गया, लेकिन मुसलमानों से कहा गया कि सरिया के आधार पर आपका चलेगा। ये सोच की मानसिकता इनकी। किसने कहा ये? मनमोहन सिंह। आपका कोड बिल बना क्या? नहीं बनाने ये दिया क्या किसने कहा आपने? कि सरिया के हिसाब से चलेगा? क्यों नहीं चल? आपने आज वो बिल क्या, शादी विवाह आपका कैसे एक चलता नाम बताइए, सरिया किसने के कहा ऊपर है ना? किसने सरिया कहा? क्या नहीं किसने पड़ेगा? कहा? देश में अब आप आइए। अरे किसने कहा सरिया के नाम पे चलेगा भाई? सरिया पे मुझे चलता ही बात- नहीं। बोले, आप बताइए ना। उसको बीच में मुझे नहीं 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 डिस्टर्ब आप कर गलत रहे हो। बयानी नहीं कर सकते। मुझे आप भी बताइए किस तरह का सरिया के नाम पे क्या चलेगा? मुस्लिम कोड बिल है? मुझे सरिया के नाम पे किसने नहीं कहा? बना। सरिया के नाम पे अब किसने सुनिए, कहा? अब तीसरी बात, अरे यार ऐसे थोड़ी होता है मनमोहन कि सिंह ने आप भाषण देकर कहा, यहाँ पर बोलते बैठ चले जाएंगे। मनमोहन सिंह देश ऐसा के नहीं होता प्रधानमंत्री सर। ने कहा, किसी ने नहीं कहा कि सरिया के नाम पे चलेगा। ये झूठ फैला रही पर बीजेपी। पहला हक मुसलमानों का होगा। बीजेपी ये झूठ फैला रही बयान है। उसका ये समर्थन करते हुए स्वीकार किया। ठीक है। समाजवादी पार्टी ने कहा धर्म के आधार पर 15% आरक्षण होगा। कोई जवाब उसको नहीं है, स्वीकार गाली किया इन बोलते लोगों चले ने, जा रहे हैं। क्योंकि इसमें ऐसे नहीं मुस्लिमों होती है क्या? को समानता आप नहीं 5 थी। काम नहीं गिना इसमें पाए। हिंदू मुसलमान सरिया की के समानता किसने कहा वो नहीं थी। नाम नहीं ले पाए? और दूसरी और बात, बहस कर रहे हैं आप। मैं आपको ऐसे कई ऐसे नहीं होता सर। लेकिन सर दुनिया जब देख रही आपने है। संभल का जिक्र किया है और आपने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि हिंदुओं के यानी मुसलमानों के बीच हिंदू परिवार नहीं रह सकता, तो मैं उसका उदाहरण देता हूं। आप लोगों ने रिपोर्टिंग किया है चित्रा जी, और ये रिपोर्ट में लेकर भी आया हूं। संभल में जिस मंदिर का बार बार दृश्य दिखा रहे हैं, ये मंदिर जो है अतिक्रमण के अंतर्गत गया था या नहीं? बिल्कुल, ठीक मैं है? गई थी, वहां से यहाँ रिपोर्टिंग की पर थी जो मैंने। इसके गोस्वामी थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पहले 150 परिवार हिंदुओं का रहता था, और अंतिम 15-20 साल कौन से पहले सन मुझे में? भी कौन यहाँ से से सन में? जाना पड़ा, और इसके बाद ये मंदिर ढक दिया गया, कुआं ढक दिया गया। कौन से ये सन मैं में? पूछना चाहता हूँ, ये मुस्लिम बाहुल्य बस्ती में ये मंदिर जो है, यहाँ 150 परिवारों का पलायन कैसे हुआ? ठीक है, मैं ये चीज और ठीक है, लेकिन अब चुनाव आ गए हैं तो फिर मामला बढ़ रहा है। आज की बात कीजिए। जहाँ पर अब- हिंदू अब- नहीं होगा, वो 500 मंदिर साल कैसे पहले होगा? ठीक क्या है, हुआ था? अब विनोद हाँ, बंसल जी की बारी है। विनोद बंसल जी की बारी है, वो आधे घंटे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज। अब विनोद बंसल जी की बारी है। विनोद बंसल जी की बारी है। विनोद बंसल जी को बोलने दीजिए। विनोद बंसल जी को, विनोद बंसल जी को। अब विश्व हिंदू परिषद को, विश्व हिंदू परिषद को तो बड़ा सूट करेगा ना सर। सर अब आप स्क्रीन पे नहीं है। विश्व हिंदू परिषद को बड़ा अच्छा लग रहा होगा ना विनोद बंसल जी, कि मथुरा को लेकर योगी जी ने क्या कमाल की बात कही है कि अदालत के दरवाजे पर मामला नहीं होता तो अब तक हो गया होता है ना सर। चित्रा जी, दो बड़ी बातें आपकी डिबेट में सामने आई है। एक तो जो हिंसा को, एक तरफा हिंसा को कुछ लोग दंगा कह रहे हैं। मुझे लगता है उसको करेक्शन कर लेना चाहिए। दंगा दो तरफा होता है और हिंसा एक तरफा होती है। अब जब से ये जो योगी जी का शासनकाल आया है या मोदी जी की शासनकाल आया है, मैं कहूंगा कि इसमें दंगा ना होकर के एक तरफा हिंसा हो रही है, कई जगह हो रही है। तो हिंदुओं पर हमले जरूर बढ़े हैं। और आप देखिए कि आपके एक पैनलिस्ट ने बोला था कि मस्जिद के पास आकर के ही इनके जुलूस पर पथराव क्यों होता है। आप देखिए कि अपने आप में एक पॉइंट नोट करने वाला है। अगर आप मीलॉर्ड होते तो मैं कहता आपको, चित्रा जी मीलॉर्ड, आप नोट करिए इस पॉइंट को, कि आखिरकार ये जो हम कहते हैं वही बात आज आपके टीवी चैनल की डिबेट में लाइव में इसको एक्सेप्ट किया है इन्होंने, कि हाँ, अगर आप मस्जिद के सामने से निकलोगे, अगर मस्जिद के सामने डीजे बजाओगे, अगर मस्जिद के सामने जय श्री राम का नारा लगाओगे, तो आपको मृत्यु का सहारा लेना पड़ेगा, ना मृत्यु का आलिंगन करना पड़ेगा। ये बात इन्होंने सीधा सीधा हमें धमकी दी है। आप देखिए, आप दूसरों को ठोक रहे थे कभी आप ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। मुझे लगता है बहुत गंभीर बात इन्होंने कही है। इस बात पर मुस्लिम समुदाय को विचार करना चाहिए और हिंदू समुदाय को विचार करना चाहिए कि क्या जिस तरह से मस्जिद के सामने से हमें जाने से ये रोक रहे हैं, अगर हमने भी मंदिरों के सामने से और हिंदू बस्तियों के सामने से इनको रोक लिया तो क्या होगा समाज का। आप देखिए देश कहां जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं आखिरकार ये जो बात योगी जी की है वो जो सच्ची बात सामने आ जाते हैं ना, जुलूस चलता रहता है। जैसे ही मस्जिद आएगी उसके बाद आप लोगों का भी तो उत्साह अलग ही दुनिया में चला जाता है। उसकी भी रिपोर्टिंग हम लोगों ने कर रखी है ना सर। अगर हमारा जुलूस एक सामान्य तरीके से आगे बढ़ रहा है तो मस्जिद देखकर वो जोश बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जैसे बाकी घर और बाकी मंदिर गए हैं वैसे ही मस्जिद भी चला जाएगा, हम अपना जुलूस लेकर आगे बढ़ जाएं। तो खुद के भीतर भी तो झांक कर देखने की जरूरत है ना बंसल साहब। चित्रा जी, मैं कहता हूं अगर मेरा जोश बढ़ता है तो आपका भी जोश दुगना होना चाहिए। तो वहां पत्थर की जगह फूल बरसा है ना। अब मस्जिद है या कोई अपना ये अच्छी बात कही है आपने। हाँ, आप
ये मस्जिद है या युद्धशाला है? और आखिरकार इतने सारे पत्थर इकट्ठे क्यों जमा हो जाते हैं? 3-3 ट्रॉली पत्थर जो है ना, वो कहना एक मस्जिद बताइए जहां पर पत्थर इकट्ठा करके रखे गए हों। पत्थर क्यों इकट्ठे किए, कहां से इकट्ठे किए? इसीलिए मैं कह रहा हूं आपके, देखिए आपके जिम्मेदार टीवी चैनल पर, नेशनल टीवी चैनल पर मैं एक मांग कर रहा हूं आज कि आखिरकार इन सब चीजों से, चूंकि एक नहीं है, ऐसी अनगिनत घटनाएं हो चुकी कि मस्जिद से पथराव होते हैं हिंदू समाज के ऊपर। मैं कहना चाहता हूं कि जितनी भी मस्जिदें हैं, जितने भी मदरसे हैं, जितने मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं, उन सब में हाई रेजोल्यूशन के सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए। उनका कमांडर ऑपरेशन वहां के लोकल स्टेशन के पास होना चाहिए, जिससे कम से कम पता लगे कि मस्जिद के अंदर लोड क्या हो रहा है और ऑफलोड क्या हो रहा है। ये पता लगना चाहिए दुनिया को। आप देखिए हमारे जितने भी मंदिर हैं, हमारे जितने भी बस्तियां हैं, जितने भी प्रतिष्ठान हैं, उन सबके इन एंड अराउंड सीसीटीवी कैमरे होते हैं। ये पुलिस का कंपलसरी रूल है। लेकिन क्या आपने किसी मुस्लिम बस्ती में देखा इस बात को? क्या किसी मस्जिद में होता है क्या? इसीलिए हमें हर बार तो ये शिकायत आप चित्रा जी से करेंगे या पुलिस प्रशासन से करेंगे सर? और तीसरी बात यहाँ टीवी पे बोलेंगे या एप्लीकेशन देंगे कि मस्जिद के सामने कैमरे लगे? बोलने तो देंगे आप उनको कि बोलने पर भी रोक लगा देंगे? उन्होंने जो अच्छी बात कही है, आपने क्यों न्यूज का समर्थन किया कि मस्जिद में अगर लोग हैं तो फिर नाराजगी जताने की क्या जरूरत है? उनका उत्साह बढ़ा है, आप फूल बरसा दीजिए, अपना उत्साह बढ़ा लीजिए। ये तो अच्छी बात हो गई ना, ये तो अच्छी बात हो गई, ये तो अच्छी बात हो गई। मुजफ्फरनगर में फूल नहीं बरसाए यात्रा पे? देखिए नहीं, अरे एक फूल बरसा दिया तो आपने बड़ा एहसान कर दिया। अरे भैया फूल नहीं चाहिए हमें। अरे अब एक जगह हुआ है तो आप भी बड़ा दिल दिखाइए। कमाल करते हो भाई। अब क्या करूं मैं? हर जगह फूल वाले क्या से टोकरी खरीदूं तुम्हारे दरवाजे पे आके? फूल बरसा बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत महंगा मिलता है फूल। निकल रहा है, फूल बरसा दें हम। बंद कर दीजिए विनोद बंसल साहब, लेकिन सवाल मेरा ये है इन सब के इधर, ठीक है विनोद बंसल साहब, लेकिन इधर में भी कुछ ऐसे गुट हैं ना जो चढ़ाने वाला काम करते हैं, जो उकसाने वाली नारेबाजी करते हैं। आप इस बात से कैसे इनकार करेंगे? बंसल साहब चढ़ा रहा है तो आप मार दोगे मुझे? आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको चढ़ा रहा हूँ तो आप मार देंगे मुझे? नहीं, मैं आपकी शिकायत करूंगी पुलिस से। चढ़ाने का मतलब है कि आप मुझे चढ़ाइए। मैं कहता हूँ वो गलत है, लेकिन गलत का मतलब ये है कि आप मेरे ऊपर गाली जवाब। ये बात तो सच है, ये बात तो सच है। किसने मारे सर? गाली का जवाब पुलिस से दोगे क्या? पुलिस ने मारे ना? क्यों नहीं मारेंगे? क्यों पुलिस के ऊपर हमला करोगे? कानून घर का है क्या? कानून घर का है क्या? गोली चलाओगे? आपने एक्सेप्ट कर लिया कि पुलिस ने मारा? आपने एक्सेप्ट कर लिया पुलिस ने मारा? मुसलमान आपने एक्सेप्ट कर लिया पुलिस ने मारा? नहीं, आपने एक्सेप्ट कर लिया पुलिस ने मारा? आपस में मार अब ये कोर्ट को चाहिए कि संज्ञान लें इस बात पे। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ पुलिस ने मारा, सुधारना पुलिस किसकी योगी की? और उसमें मरने वाले मुसलमान यदि पुलिस वालों को मारने की कोशिश की तो वो अपना बचाव करेंगे। और इसमें कई गोलियां आपस में चली गई। पुलिस वाले चोटिल हुए थे, कैसे बात कर रहे हैं सर आप? पुलिस वालों को बहुत चोट लगी थी मौलाना अंसार रजा जी। ये एक ही चश्मे से मत देखिए ना, पुलिस वाले ड्यूटी करने जाते हैं, पुलिस वाले ड्यूटी करने जाते हैं, वो पत्थर खाने थोड़ी ना जाते हैं। जो ड्यूटी करने जाता है, आप बाजी अगर आप करोगे अपनी सुरक्षा के लिए वो क्या करेंगे? यार रट के भी आया करो तो कायदे से तो रट के आया करो। मैं कह रहा हूँ आप पत्थर चलाने की क्या जरूरत है? पुलिस वालों पर पत्थर चलाने की क्या जरूरत है? पुलिस वाले ड्यूटी करने गया, पत्थर खाने गया है। करेंगे वहाँ पे कोई भी हो, चाहे वो हिंदू पक्ष का हो, मुसलमान हो, किसी जाति धर्म से ताल्लुक रखता हो, पुलिस अपनी ड्यूटी करने जाएगी, आप उसके ऊपर पत्थरबाजी कैसे कर सकते हो? और जो पत्थर चलाएगा फिर उसके साथ पुलिस अपने तरीके से बचाव करेगी ना सर? जो गलत करे। हाँ, वहां पे पुलिस वालों के ऊपर पत्थर मारिए और उसके बाद उसको छोड़ने के सर पे पत्थर लगे और कानूनी कार्रवाई करेगा। पुलिस वालों करने जाती है ना। माननीय कोर्ट से गुजारिश करूंगा संज्ञान लेने की बात का कि योगी की पुलिस ने 5 मुसलमानों को मारा, ये इन्होंने एक्सेप्ट किया। ये कहा पुलिस ये भी एक्सेप्ट किया इन्होंने, अभी एक्सेप्ट किया इन्होंने कि पुलिस वालों ने 5 लोगों को मारा, ये उन्होंने एक्सेप्ट किया। अभी संभल की घटना पर मैं आज सुनो चित्रा जी कहता हूं, संभल की घटना पर एक वर्ग विशेष ने वहां के पुलिस वालों पर हमला किया। हमला ही नहीं किया, गोलियां भी चलाई, पथराव भी किया, सारा कुछ किया। उसके अंतर्गत आपस में भी उनके हुआ और पुलिस ने भी वहां कार्रवाई की उनके ऊपर। अब उसमें क्या हुआ ये तो जांच कमेटी बताएगी।
वहाँ की जो जांच कमेटी अभी बैठी है वो बताएगी कि किसकी गोली से कौन मरा। अरे सर, अब लेकिन सफाई हो गया, कार्रवाई की है। पुलिस ये तो अब नहीं सफाई है मत कि दीजिए। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, ठीक है। पुलिस ने कार्रवाई की मैं है एक बार और राकेश जी कानून के के पास तहत आऊंगी। की है ठीक है, और ठीक है। दंगाइयों के ऊपर की है। ठीक है, प्रदीप भाटी जी का फोन है आपके पास, प्रदीप जी को भी दिखाइए टीवी पर। एक बार राकेश सिन्हा जी के पास जाते हुए, राकेश सिन्हा जी के पास जाते हुए, राकेश सिन्हा जी, लेकिन जिस तरह की जितनी बड़ी इस देश में या फिर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी है, अगर इस तरह के बयान आएंगे तो क्या शार्प बंटवारा हिंदू मुसलमान के बीच नहीं होता हुआ चला जाएगा? क्योंकि दोनों के बीच अगर एक दूसरे को लेकर इस तरह की नफरत पैदा हो गई तो हमारा समाज कहां पर जाएगा? और शायद इसी वजह से मोहन भागवत जब इस तरह के बयान देते हैं तो दूसरे वर्ग को भी वो सही लगता है, फिर उससे इतर अगर मुख्यमंत्री का बयान सामने आएगा तो पूछा जाएगा चुनाव नजदीक है इसलिए ये बयान दिया जा रहा है, या वास्तव में इसको लेकर अब बड़ी तैयारी है भविष्य की? देखिए, एक बात देख लीजिए, मोहन भागवत जी के बयान के बाद जो परिस्थितियों में बदलाव हुआ है वो साफ दिखाई पड़ रहा है। और मोहन जी का यह हस्तक्षेप इस देश के लिए एक निर्णायक और एक बहुत ही स्वीकार्य रूप से हस्तक्षेप था। उत्तर प्रदेश के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ, चित्रा जी, आपका डिबेट बहुत शांतिपूर्ण होता है, आज थोड़ा बात स्वरूप हो रहा है, लोग एक दूसरे पे बोल रहे हैं, मुझे लगता है रोककर डिबेट करना, आप अपने डिबेट के लिए जानी जाती हैं। देखिए, रामपुर में मुसलमानों का पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के अनुसार 61.58% है और मुजफ्फरनगर में 50.48% है, मुरादाबाद में 45% है, ज्योतिबा फुले नगर में 43% है, सहारनपुर में 43% है। अब ये बताइए कि इन जिलों में जहां मुसलमानों का पॉपुलेशन लगभग 50% के आसपास है, उससे ऊपर है, वहां पर आम लोगों के जीवन में अखिलेश यादव की सरकार में, योगी जी की सरकार में क्या परिवर्तन हुआ है? आम मुसलमान जो व्यापारी है, जो कामगार है, जो शिक्षक है, जो गृहस्थ है, जो हाउसवाइफ्स हैं, उनके जीवन में सुधार हुआ है। तकलीफ किनको हुई है? जो धर्म के नाम पर राजनीति करते थे, माफिया राज चलाते थे, आज उत्तर प्रदेश के लोग क्यों जातियों से ऊपर उठकर योगी जी के साथ खड़े हैं? क्योंकि उन्होंने माफिया राज खत्म किया है। उस माफिया राज को खत्म करने पर ये जो ताकतें हैं, मैं एक उदाहरण देता हूं, जो गायों का अवैध कारोबार और जो अवैध रूप से जो बूचर खाने चलते थे, योगी जी ने आते ही उसको बंद किया। जो लोग अवैध काम करते हैं, अवैध तरीके से उत्तर प्रदेश पर एक समानांतर सरकार चला रहे थे, योगी जी ने उसको रोक दिया। और मुझे लगता है प्रत्येक राज्य में हर मुख्यमंत्री को इस तरह कारोबार करने वाले को रोकना चाहिए। धर्म मुद्दा नहीं है। और अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, यह हकीकत है, मैं नाम नहीं लूंगा, एक प्रगतिशील शिक्षक द्वारका के एक फखरुद्दीन अली, मैं सोसाइटी का भी नाम लेना उचित नहीं है, उस सोसाइटी में जाकर रहने गए, वो एक बड़े नेता के संबंधी थे, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के। 2 साल के बाद उन्होंने कहा कि उनके अधिकारों के बारे में उनसे अलग हटकर बात करना आसान है, उनके साथ रहना कठिन है। यह जो परिस्थिति है, इससे मैंने कहा भारत के मुसलमानों को एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए एक लार्जर पिक्चर देश के सामने देना चाहिए। इसके लिए मुस्लिम मध्यम वर्ग को पहल करनी चाहिए। योगी जी ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं जो मुस्लिम धर्म के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। हम अपने ऐतिहासिक अधिकार को प्राप्त करना चाहते हैं। यह ऐतिहासिक अधिकार का प्राप्त करना हमारा हक है और उस हक को हम छोड़ नहीं सकते हैं। प्रदीप भाटी जी, आपकी टिप्पणी उनकी बातों पर, वो कह रहे हैं कि मुसलमान भी बड़ा राकेश जी आज कुछ नंबर्स में गलती खा रहे हैं। पहली बात तो मैंने सबसे बहुत पहले साफ कहा कि प्रति व्यक्ति आय में उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार के अंदर औसतन जो ग्रोथ हुई थी वो 12.25% थी और अब डबल डिजिट में नहीं है। तो राकेश जी जरा तुलना कर लीजिए, जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो सभी वर्गों का फायदा करती है, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू पक्ष हो, सबका फायदा होता है। दूसरी बात, मैंने एक्सपोर्ट्स और सबकी आपको गिना दी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को क्यों ये सब चीज़ें भाती हैं? क्योंकि उन्होंने ना तो कहीं एक नया एम्स हमने जो बनाए थे एम्स, उसके बाद एक नया एम्स उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं आया, उसके बाद कोई मेट्रो आगे 1 इंच आगे बढ़ी नहीं, उसके बाद कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, कोई हेडक्वार्टर्स बनाए हो, कोई जहां मुख्यमंत्री जी बैठे हैं वहां पे वो ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हो, कोई कुछ किया हो उत्तर प्रदेश के अंदर, तो नहीं दिखाने के लिए तो आके आप आंकड़े गलत ना दिया करें देश के सामने, क्योंकि वो बात सामने खुल जाती है। चाहे जीडीपी ग्रोथ हो हमारी, चाहे हमारा एक्सपोर्ट्स हो। और अभी जो बात कर रहे थे और जो आपने कहा ना, एक अंतर मैं आपको बता दूं, आपने जो ग्रोथ 46,000 की बताई वो रियल टर्म्स में, आप रियल टर्म्स इकोनॉमी और कांस्टेंट नॉमिनल इकोनॉमी में फर्क थोड़ा सा वहां पे गलती कर गए, क्योंकि जो ग्रोथ हुई थी, जो आपने 46,000 हमारे टाइम पे बताई थी, वो रियल टर्म्स में थी। मैं आपको करेक्ट कर दूं वहां पे
तीसरी बात जो हम अभी मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि 2027 को साधने के लिए आपके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है, तो आप विनाश का एजेंडा लेके आते हैं। इस एजेंडा से ही आप देश के और प्रदेश के लोगों को भड़काना चाहते हैं, अपनी वोट कहीं ना कहीं ये पक्का करना चाहते हैं कि हम इस तरह से भड़काऊ बयान दे दें और कहीं हमारी वोट उससे सज जाए। तो इससे आज उत्तर प्रदेश की जनता पक चुकी है, थक चुकी है। वो ये जानती है कि हमारे रोजमर्रा रोजगार में हमारी नए रोजगार का सृजन नहीं हो रहा। आप देखिए किस तरह की पोल इनकी इन्वेस्टमेंट कैपिटल में खुल रही है। इन्वेस्टमेंट कर लेके आ रहे थे 40-46 लाख करोड़ का और आया नहीं 4 लाख करोड़, 5 लाख करोड़। तो आपने कभी ये सवाल पूछा कि 40 लाख करोड़ से 4 लाख करोड़ नहीं आया? और आप बातें इतनी बड़ी कर रहे थे कि इतना सारा इन्वेस्टमेंट होगा। आपका भ्रष्टाचार की पोल आपका गाजियाबाद से लेके भदोही से लेके आगरा तक के आपके विधायक खोल रहे हैं। हमने तो और जनता ने तो ये आपका भ्रष्टाचार की रोज बात करी है, आपके यहीं पे पोल खोल रहे हैं। बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। मैं आ रही हूं के शर्मा जी। विनोद बंसल जी जल्दी से, आपने सुन लिया। वो कह रहे हैं असल मुद्दों पर तो आप लोग बात करना नहीं चाहते हैं, वही विश्व हिंदू परिषद का भी एजेंडा है, वही बीजेपी का, उसी को लेकर आप लोग आगे बढ़ते रहते हैं। मैं 2 बातें कर दूं। एक तो देखिए धर्म तो एक ही है, बाकी सब मजहब है, थोड़ा सा करेक्शन में कर लेना चाहिए। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, जब मेरी मस्जिद पे पत्थर वाली बात हुई तो मौलाना क्यों भड़के? आखिरकार देखिए जिनका आजकल कई सारे नए मौलाना, मैं इनकी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन कई सारे नए मौलाना खड़े हुए हैं जिनका नाम तो मौलाना, काम है उनका भड़काना। बरेली में देखो अब एक नई पौध इनकी उगी है। मैं कहना चाहता हूँ कि देश के सभी मुसलमानों को एक बड़ी वो है, मतलब एक हिदायत कि आखिरकार वो लोग उनको अपने जो कट्टरपंथी नेतृत्व है उससे जितना जल्दी किनारा कर लेंगे उसमें उनको भला है। जो इन्होंने अल्बानिया की बात करी है, मानी राकेश जी ने, वो बात तो खैर उस मॉडल पे तो ये कब तक चल पाएंगे भगवान देखने वाली बात है। लेकिन ऐसे ही मौलानाओं के कारण पूरा विश्व इस्लाम सभी खराब हो रही है। मैं तीसरी बात, अंतिम बात ये कहना चाहता हूँ, आखिरकार जो योगी जी ने बात कही है, अगर मंदिरों की बात कही है, किसी धर्मस्थल की बात कही है, अरे भाई उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अयोध्या, मथुरा, काशी को छोड़ करके क्या वो मक्का मदीना की वेटिकन की बात करेगा? आप मुझे बताइए क्या संभल भी तो गिना रहे हैं ना। बोल दिया है कि 68 जगह प्रमाण मिल चुके हैं और 54 की तो पहचान हो गई है। बंसल साहब मैं बीच में टोकता नहीं हूं, एक बार बात हो जाए, उनकी बात हो जाए। नमाजवादी पार्टी लोग कहते हैं, आखिरकार ये नमाजवादी जो मानसिकता से जो ग्रसित है, बेसिकली बार-बार एक बात कह रही है कि विनाश का एजेंडा, विनाश का एजेंडा। अरे भैया ये भी नमाजवादी क्या होता है? अब किसी की इबादत के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्यों करना बंसल साहब? ये तो ठीक नहीं है ना। ये तो यही तो भड़काने वाली बात है ना। फिर आप लोग कहेंगे ये भड़कते क्यों हैं, फूल क्यों नहीं बरसाते हैं? हम आपको दंगाबाजी कह सकते हैं क्या? आप करेंगे तो आपको करेंगे ना, मुंहतोड़ जवाब मिलेगा उसका। आपको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा उसका अगर आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे। एक चुनी हुई पार्टी का, जिसका जो देश की 3 नंबर की पार्टी है, उस पार्टी के लिए आप बात कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपने बेडरूम में नहीं बैठे हैं, यहाँ पे नेशनल चैनल बैठे और इस एक प्रतिष्ठित भैंस के अंदर बैठे हैं। किस तरह की भाषा का आप प्रयोग करते हैं? आपको शर्म नहीं आती है कि किस तरह की भाषा आपको प्रयोग करनी चाहिए? आपके किस तरह आपको जल्दी से अपनी बात करने के शर्मा जी में फौरन लेके जाते हैं डिबेट को, फिर उसके बाद आप निचले स्तर पर डिबेट को लेके जाते हैं। देश के मुद्दों पे बात हो रही है, उत्तर प्रदेश के मुद्दों पे बात हो रही है। अरे आप क्या बोलते हैं? आप जाके अपने बेडरूम में बोलिए जो बोलना है, यहाँ आके मत बोलिए। आपके यहाँ कोई बात नहीं सुनने वाला। अपनी भाषा को, जबान को लगाम देकर रखना। इसको नमाजवादी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे बताओ ना आप। अरे आपके विध्वंसकारी पार्टी की बात हम सुनेंगे और सुनिए आप क्या बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं अपने बेडरूम में, आप अपनी भाषा को वहीं तक सीमित रखिए। नेशनल डिबेट में नहीं चित्रा जी, इस तरह की भाषा आपके शो में इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होगा। नहीं आप रोकिए इन्हें, नहीं इस तरह की भाषा का प्रयोग, इनको माफी मांगनी चाहिए। इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। अब उनके माफी मांगने में पूरा मेरा डिबेट चला जाएगा, मुझे पता है। नहीं उस तरह की भाषा का प्रयोग करें। जल्दी से 2 घंटे से आप चिल्ला रहे हैं। मुसलमान के अलावा मुसलमान सबकी बात करते हैं। हम हिंदू मुसलमान सबकी बात करते हैं। हम सबकी बात करते हैं। चरण धोके पी रहे हो मुसलमान चरण धोके आप पियो जिसके पीने हैं, ठीक है ना। हमारे लिए जनता सर माथे पे है। हाँ वो तो पता है सबको। नहीं पता है, हमें पता है तो आपको बता दूं दोबारा, अगर नहीं पता है तो। अब देखिए मैं उदाहरण देता हूँ। अब इन्होंने बड़े ज्ञान, अब इनको कहिएगा बंद रहेंगे। प्रदेश की बेरोजगारी दर फरवरी 2016 में 18% थी उत्तर प्रदेश की, आज वर्तमान में 3%। ये चेंजेस है। अब मैं आगे बताता हूँ। 2018 में किसकी सरकार थी? 17-18 में किसकी सरकार थी? अरे मेरे आंकड़े तो सही लाए थे यार, आपको ये तो पता नहीं है 17-18 में किसकी सरकार है। 17-18 में ये नहीं है, ये 17-18 का आंकड़ा दे रहे हो। प्रदेश की बेरोजगारी 17-18 का आंकड़ा आपकी सरकार थी। मैंने क्या बोला? 2016 में 18% थी,
आज 16 जो है से 18 वर्तमान में 3%, 16 से 18 अभी इनका ये मुसलमान में पागल फाइनेंशियल ईयर भी अब चेंज हो आगे गया, आइए, 16 अब से आगे 18 आइए। फाइनेंशियल ईयर हो अब गया। इनको मैं अरे पहले आंकड़ों की समझ रखो, पहले उससे आगे फिर आगे आंकड़े 8 नए विश्वविद्यालय की फरे वाले आंकड़े जुमले 8 नए विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, 21 फाइनेंशियल ईयर तो पता करके आओ पहले कि 16 17 17 18 है। ठीक है, अपनी आराम से अपनी बारी में जल्दी से, टाइम नहीं है, उनको बोलने नहीं दीजिए प्लीज, टाइम नहीं है। आदमी आप हो, आराम से ये जेब कतरों की निशानी होती है, प्लीज ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, जल्दी से closing comment। जेब कतरा नहीं। ठीक है, आप इधर से नहीं, जल्दी से क्लोजिंग प्रधानमंत्री यही भाषा बोलते हैं, ये लोग प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री की भाषा यही है, इनकी कोई होती नहीं है। जल्दी प्रमोशन होगा इनका, किस तरह की भाषा बोलेंगे, जेब कतरा बोलेंगे, किस तरह की इसके अलावा मैं बताता हूं प्रमोशन जल्दी होगा, 2017 प्रमोशन जल्दी होगा, जल्दी पहुंचेंगे। और भाषा ऐसी एक्सप्रेसवे की लंबाई देगी 451 आपको। किलोमीटर थी। जाके अखिलेश यादव को भाषा सिखा के आओ। अरे भाषा ठीक है। मोदी को सिखा के आओ, यहाँ बदतमीजी यहाँ करके बदतमीजी बैठ के। मत करो, और यहाँ बदतमीजी बदतमीजी यहाँ सीख के आओ। बदतमीजी और किसी को दिखाना। 2017 यहाँ पे में लंबाई 451 किलोमीटर प्रति एक्सप्रेस की लंबाई 451 किलोमीटर थी, आज बढ़ के 1225 किलोमीटर इसी पे वोट मांग अब आप सुनिए, ठीक है, पहले सब 4 वक्त नहीं है मेरे पास। ऑपरेशनल एयरपोर्ट हुआ शो करते के थे लिए। उत्तर प्रदेश में, आज 16 एयरपोर्ट ठीक है, वक्त में इतनी भी इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। योगी आदित्यनाथ इसी तरह की पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं, जिस तरह का इंटरव्यू उनकी ओर से दिया गया है। हिंदुत्व के मुद्दे पर वो काफी आक्रामक रहते हैं, साथ ही यूपी में जीत की हैट्रिक लगाकर नया इतिहास भी 2027 में बनाने का ख्वाब रखते हैं। यूपी में चुनाव में बस 2 साल से भी कम का वक्त बाकी रह गया है, उन्हें सरकार बचानी है और हिंदुत्व उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। 2022 के चुनाव से पहले भी उन्होंने 80-20 का बयान दिया था, जिसको लेकर काफी ज्यादा विवाद हुआ था, लेकिन नतीजे उनके पक्ष में आए। हो सकता है 2027 के चुनाव को देखते हुए आने वाले दिनों में भी इस तरह के बयान और तेज हों, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ऐसे बयानों के सहारे वोट मिलेंगे? इस सवाल के जवाब के लिए करीब 2 साल का इंतजार हम सबको करना होगा। इसी के साथ महादंगल में भी के लिए बस इतना ही। तमाम मेहमानों का धन्यवाद चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।